हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि सैमसंग के जो बोर्ड आते हैं आजकल, जो 50 इंची 55 इंची में जो बोर्ड लग के आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के बोर्ड हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कॉम्बो बोर्ड है। और इस कॉम्बो बोर्ड में देखिए क्या खासियत होती है कि इसके अंदर जो सैमसंग में जो लग के आ रहा है, एलजी में भी आ रहे हैं इसी तरीके से। जो हमारा टीकॉन बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड रहता है। अब अगर मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड रहता है, इस तरीके के बोर्ड हमारे को देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके के बोर्ड कभी कभार डेड कंडीशन में आते हैं, तो उसको किस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बोर्ड है ये बिना पैनल के ये काम नहीं करता है, यानी कि जब तक हम इस पर पैनल नहीं लगाएंगे तब तक इसके अंदर जो VGH, VGL, AVDD जो वोल्टेज होती है वो नहीं बनती है। तो जब भी हमारे को मदरबोर्ड को चेक करना होता है, तो मदरबोर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग पॉइंट पे एक जंपर लगा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जंपर लगाने की वजह ये रहती है क्योंकि ये जो टीकॉन बोर्ड है ये जब ही ऑन होगा कि इसके जो टेस्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे लिखा होता है FBT रेडी। तो ये FBT रेडी पे जब हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट की कहीं से भी सप्लाई जब देंगे तभी हमारा ये DC टू DC सर्किट इसका काम करना स्टार्ट करता है और तभी इसके अंदर जो है सभी वोल्टेज बनती है। तो अभी जो कंडीशन इसके अंदर बन रही है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज अभी नहीं बन रही है, यानी कि ये डेड कंडीशन में है। तो इसको कैसे चेक करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कभी भी आपके पास इस तरीके का बोर्ड आता है या फिर इस तरीके की सप्लाइयाँ रिपेयर होने के लिए आती है, तो आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम पावर लगा के देखेंगे। यहाँ पे मैं पावर लगा देता हूँ और पावर लगाने के बाद जब हम इसके अंदर चेक करते हैं तो पावर लगाने के बाद हमारे को जो इसकी वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज मिलनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर अलग अलग वोल्टेज बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को एक 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की जगह देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अभी हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को धीरे धीरे इस तरीके से मिल रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी पावर सप्लाई की होती है। किसकी होती है? पावर सप्लाई की दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक ये 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक हमारा जो पावर सप्लाई है ये ओके कंडीशन में नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 MOSFET लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो 2 MOSFET लगे हुए हैं, ये जो सर्किट है इस सर्किट को बोलते हैं ऑसिलेशन सर्किट। ये ऑसिलेशन सर्किट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हमारे बड़े सेटों में लगता है और बड़े सेटों में को चलाने के लिए बड़ी चौक का यूज़ किया जाता है, यानी कि SM ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है बड़े। तो इसके अंदर एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। अब इसको ड्राइव कराने के लिए क्या होता है, 2 MOSFET यानी कि एक फेस बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है जब ये ड्राइव करता है तभी हमारा ज़्यादा वोल्ट और एम्पियर के साथ ये निकलता है, यानी 12 वोल्ट और ज़्यादा एम्पियर हमें यहाँ पे चाहिए होता है, ताकि इसका जो बैकलाइट है वो भी इसकी प्रॉपर तरीके से जल सके और जो 12 वोल्ट का सर्किट है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो अभी क्या है कि जब इस तरीके की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है, जैसे आपने पहले बहुत सारे मदरबोर्ड के अंदर जब आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बोर्ड इस तरीके के भी आते हैं मार्केट में। इसके अंदर एक ही MOSFET लगा होता है, लेकिन ये कम एम्पियर की होती है सप्लाई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी ज़्यादा एम्पियर की सप्लाई है। अब ये ज़्यादा एम्पियर की सप्लाई क्यों है? क्योंकि हमारा ये SM जो है ट्रांसफार्मर जो है इसको काम ज़्यादा करना है, क्योंकि जो LED ड्राइवर है वो ज़्यादा वोल्ट से ये ऑन होता है। अभी क्या है कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये IC लगी हुई है। ये IC जो है इसका बैकलाइट ड्राइवर सर्किट के लिए लगी हुई है, जो कि हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराती है। और एक हमारी जो IC लगी हुई है, इस IC को क्या बोलते हैं? PWM IC। अब ये जो PWM IC है, इस PWM IC को काम कराने के लिए यहाँ पे 2 MOSFET लगाए गए हैं। इन दोनों MOSFET को बोलते हैं TG MOSFET और BG MOSFET। तो TG और BG का मतलब ये होता है यानी कि टॉप गेट MOSFET और बॉटम गेट MOSFET। तो यानी कि जो इन दोनों को जब ये IC स्विचिंग कराती है तो स्विचिंग करने के बाद हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इसके साथ ही जुड़ा होता है और उसके बाद ये हमारा ड्राइव कराना स्टार्ट करता है, तब इसके अंदर AC करंट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि TG MOSFET के ड्रेन पे जो है हमारे को कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 300 वोल्ट।
इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा टॉप गेट मोसफेट होता है, टॉप गेट मोसफेट के गेट पे हमारे को 300 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 390 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि इसके अंदर पीएफसी सर्किट भी इनबिल्ड है। पीएफसी सर्किट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इसको ज़्यादा एम्पियर और वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अगर हम ड्रेन पे देखेंगे तो कोई एक मोसफेट के ड्रेन पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो 300 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा हमारे को क्लीन करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी इस तरीके की ग्लू डाल के दे देती है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को 390 वोल्ट मिल रहा है 390 वोल्ट। तो यानी कि जिसके ड्रेन पे 390 वोल्ट मिल रहा है वो कौन सा हो गया, टॉप गेट मोसफेट। ये टॉप गेट मोसफेट हो गया। जब टॉप गेट मोसफेट के साथ में बॉटम गेट मोसफेट जुड़ा होता है, यानी कि इसका सोर्स और इसका ड्रेन जुड़ा होता है, और इसके बीच में हमारी ये एसएम की एक वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो अब ये आईसी यहाँ पे जब स्विचिंग कराती है, तो स्विचिंग कराने के लिए इस आईसी को क्या चीज़ चाहिए, वीसीसी वोल्टेज चाहिए। तो इसको वीसीसी वोल्टेज चाहिए। तो वीसीसी वोल्टेज जो है, इसकी जो पिन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ये डायोड लगा हुआ है और एक ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है और ये जो डायोड है, तो इनके ऊपर हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 10 से 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसलिए हो रही है क्योंकि इसके साथ में जो एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसके साथ जुड़ा नहीं है इस टाइम। क्यों नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर आप इसके बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.2 ओम, 2.2 ओम्स। तो अगर हम 2.2 ओम्स की अगर इस रेजिस्टेंस की इधर की साइड अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं, देखो क्या दिखा रहा है, अप डाउन हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी अप डाउन यानी वेरिएशन मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये वाली रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ओके है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है 2.2 ओम्स की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर ये रेजिस्टेंस ओके कंडीशन में है तो इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर ये जो आईसी है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये हमारी ख़राब है, तो इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी पावर को ऑफ कर लेते हैं। पावर को ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे सेट करेंगे और इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो देखो क्या दिखा रही है, ओपन दिखा रही है। 2.2 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या करती है, बीप देती है। क्या देती है, बीप देती है। तो हम क्या काम करते हैं, किसी भी एक पावर सप्लाई में से ये रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, 2.2 ओम्स निकाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह और भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ पे 470 ओम्स की भी रेजिस्टेंस है, तो इसका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 470 ओम्स की रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम पहले बदल के देखते हैं कि बदलने के बाद भी अगर हमारे सेट के अंदर वेरिएशन रहती है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को बदलना पड़ेगा। एयर को कम कर लेते हैं, थोड़ा पेस्ट दे दो। तो आपको इस तरीके से पावर सप्लाई को रिपेयर करना है, तो पावर सप्लाई की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई का पूरा बेसिक क्लियर होता है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ से हम 470 ओम्स की एक रेजिस्टेंस को निकाल के यहाँ पे लगाते हैं। ये देखो, ठीक है। इस बोर्ड को हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, रेजिस्टेंस लगा दी है। तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है
देखो ये अभी हमारे को दिखा रहा है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी दिखाने के बाद क्या है, हमारे को सप्लाई देके चेक करना है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि ये गर्म रहता है, तो गर्म पे ही आपको सप्लाई नहीं देनी है। गर्म पे सप्लाई दोगे तो आपका क्या है, जो है आईसी भी ख़राब होने के चांस बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम सप्लाई लगा सकते हैं, तो सप्लाई लगाओ। सप्लाई लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है वो क्या है, देखो 12 वोल्ट आ गई। पहले यहाँ पे कितना वोल्टेज था, 1 या 2 वोल्टेज बन रहा था। अब वो 1 या 2 वोल्टेज इसलिए बन रहा था क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन थी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पहले हमारे को वोल्टेज वेरिएशन मिल रही थी, तो अभी हमारे को यहाँ पे देखो कितना वोल्ट है, 18 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स वोल्टेज मिल रहा है। कितना वोल्ट मिल रहा है, फिक्स वोल्टेज। तो इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए आपको इस तरीके के अलग अलग सर्किट जो होते हैं, हमारे 5 तरीके के सर्किट जो होते हैं पावर सप्लाई में यूज होते हैं। तो ये सारे सर्किट आपको अगर अच्छी तरीके से पता रहते हैं तो आप आसानी से किसी भी पावर सप्लाई को परफेक्ट तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।